गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 14 की एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने पाठ 14 में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव से परिचित हुए, साथ में परिपथ को भी समझे थे और परिपथ बनाने में किन किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है इस बारे में भी हम लोगों ने पिछली क्लास में अपनी चर्चा की थी। तो बच्चों, पाठ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आज की क्लास में उसी पाठ 14 की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए, एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाठ के अंत में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम लोग करेंगे। कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग राम। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, हमारा आज का जो पाठ है क्या है? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसी पाठ पे हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं और जो भी अभ्यास कार्य में जो चीजें पूछी गई हैं तो उसको आज हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो क्या है? पहला प्रश्न है, एक मिनट पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा सेट कर दूं जिससे आप क्लियर देख पाए। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार। संयोजक तार का प्रतीक क्या होता है? साथ में स्विच और ऑफ की स्थिति में कैसी होगी? विद्युत बल्ब का क्या संकेत है? विद्युत सेल किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्विच ऑन रहने पर उसे किस प्रकार निरूपित करेंगे? साथ में बैटरी को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इन सब के आपको चित्र अपनी कॉपी में बनाने हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि विद्युत सेल को इस प्रकार के संकेत से हम लोग निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। राम पांडे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर। तो विद्युत सेल में देखिए, एक बड़ी सी लाइन है और एक छोटी लाइन है। बड़ी वाली लाइन धनात्मक सिरे को प्रदर्शित कर रही है और छोटी वाली लाइन ऋणात्मक सिरे को। इस बात का ध्यान रखेंगे, गलती से ये चिन्ह यहाँ पर, ये चिन्ह यहाँ पर, ऐसा नहीं करने में कई बार बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखें कि छोटी वाली लाइन यानी माइनस और ये माइनस वाली ये जो प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसके दोनों प्लस के चिन्हों को यदि हम अलग करके और जोड़ देंगे, है ना। एक मिनट में पेन ले लूं, इसके बाद आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे ये बना हुआ है आपका धन का चिन्ह, कैसे बना हुआ है? एक इस प्रकार की लाइन है और एक इस प्रकार की। इन दोनों लाइनों को यदि जोड़ा जाए, ये वाली लाइन और इस लाइन को, तो दोनों लाइन को जोड़ देते हैं तो बड़ी सी लाइन बन जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखेंगे कि बड़ी सी लाइन कौन सा चिन्ह बना रहा है? धनात्मक चिन्ह। तो धन वाली लाइन को यहाँ पर बड़ी रखेंगे और ऋण वाली लाइन तो उसी का अपोजिट हो जाएगी, छोटी रहेगी। इस प्रकार से इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें। दूसरा संकेत जो देख रहे हैं आप, किसका देख रहे हैं? संयोजक तार। वायर का चिन्ह है, तो वायर को इस प्रकार के चिन्ह से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं।
स्विच ऑफ की स्थिति में यदि बटन बंद है तो उसे किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार से। ये जो स्विच है इस पे जुड़ा नहीं रहेगा, इससे अलग रहेगा, रास्ता खुला रहेगा। परिपथ दो प्रकार का है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। इस परिपथ को इस प्रकार से खुला रखेंगे, स्विच यहाँ पर टच ना करे वायर को, तो यह ऑफ की स्थिति में स्विच को ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब को इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्विच चालू है तो उसको इस प्रकार दर्शाएंगे। इसी प्रकार बैटरी में देखें तो बैटरी में जब बच्चों कई सेल हम लोग जोड़ देते हैं तो बन जाती है हमारी बैटरी। तो बैटरी में क्या करेंगे, देखिए एक बड़ी लाइन जैसा कि यहाँ बना था, एक छोटी लाइन। तो छोटी लाइन कौन सा सिरा है, ऋणात्मक सिरा। तो बैटरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरा जुड़ेगा, धनात्मक से ऋणात्मक, इस तरह करके, यानी एक जैसे सिरों को हमें नहीं जोड़ना, एक जैसे टर्मिनल आपस में नहीं जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न में पहुंचते हैं। राम बढ़ा जाए दूसरे प्रश्न की ओर। यस सर। चलिए, इस प्रश्न को लिखने में, इन चित्रों को कॉपी में बनाने में कोई परेशानी है? नहीं सर। नहीं है ना? चलिए ओके। नहीं सर, आसानी नहीं सर। आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचना है। यहां पर एक चित्र दिया हुआ है और इनके संकेत क्या है। जैसे यहां पर इस परिपथ में आप क्या देख रहे हैं, सेफ्टी पिन देख रहे हैं, साथ में यहाँ पर सेल देख रहे हैं और यहाँ बल्ब देख रहे हैं। इसी प्रकार से परिपथ आपको नीचे बनाना है, लेकिन क्या करना है इनको, इसको क्या करेंगे आप, ये इस सेल का क्या संकेत है वो आप नीचे आपको संकेत बनाना है। इसी प्रकार स्विच का, कुंजी का क्या संकेत है, थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने जाना, तो स्विच का क्या संकेत है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। इसी प्रकार से बल्ब को किस संकेत से प्रदर्शित करना है, तो ये आप परिपथ के आरेख बनाते समय उनको किसमें दिखाएंगे, संकेत में निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेल, ये देखिए यहाँ पर सेल लगा हुआ है और सेल का संकेत ये। इसी प्रकार से यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और बल्ब का संकेत थोड़ी देर पहले आपने जाना था इस प्रकार से। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लगी हुई है, स्विच, बटन लगी हुई है, तो बटन को इस संकेत से प्रदर्शित करती है। यही आपका प्रश्न पूछ रहा है कि परिपथ तो एक प्रश्न में बना हुआ है, इसी को आरेख खींचना है, यानी संकेतों का प्रयोग करके परिपथ बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे। बच्चों बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले एक बार हम लोग इरेज कर दें, फिर आगे बढ़ें। स्पॉट लाइट। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, पहले प्रश्न समझ लें फिर आगे काम करेंगे। संलग्न चित्र में 4 सेल दिखाए गए, रेखाएं खींचकर यह दर्शाइए, निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएं। तो आपको बैटरी बनाना है, तारों को आपस में जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। इस मेनू को हम ऊपर कर दिया। तो देखिए बच्चों, बैटरी बनाने के लिए हमें इस प्रकार से सेलों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चित्रानुसार आप जोड़ेंगे जैसे चित्र में दिखाया गया है। धन से ऋण और ऋण से धन में वायर जुड़ा हुआ है, तो धन से फिर ऋणात्मक सिरे में वायर जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप वायर को जोड़ेंगे सेलों से। और एक वायर कहां से, 2 वायर बल्ब में आपको लगाना है, बल्ब जलाना है, 2 वायर आपको चाहिए बल्ब जलाने के लिए। वो वायर कहां से आपको मिलेंगे, ये एक तो देखिए वायर धनात्मक सिरे से निकल रहा है, फिर यहां पर हम बल्ब बनाते हैं, है ना? ये मैं बल्ब बना रहा हूं।
माउस के द्वारा ये लीजिए यहाँ पर ये लीजिए, मान लीजिए आपको बल्ब को जलाना है, इस वायर को, धनात्मक वाली वायर को बल्ब के एक सिरे से जोड़ देंगे, और एक ऋणात्मक सिरे से वायर आनी चाहिए। तो देखिए ऋणात्मक सिरा एक खाली है यहाँ से, तो दूसरी वायर कहां से जोड़ेंगे, यहां से हम जोड़ दिए, ठीक है, और दूसरी वायर जोड़ दिए यहाँ से। इस प्रकार से बल्ब हमारा प्रकाशित हो जाएगा। तो दो वायर हमें चलानी है, दौड़ानी है इसमें, ऋण से धन और धन से ऋण और ऋण से फिर धन, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन हम करेंगे। इस तरह से आप इसका भी चित्र कॉपी में बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथे प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। चौथे प्रश्न में क्या करना है, संलग्न चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त तो नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। किस प्रकार से परिपथ बनाया गया है, इस प्रकार से सेलों को जोड़ा गया है, बटन भी लगी है, सेल भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, तो बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, इसका आपको कारण बताना है। तो बच्चों क्यों प्रकाशित नहीं हो रहा बल्ब, आप इसका बल्ब क्योंकि सर अच्छा, परिपथ में आवश्यक परिवर्तन, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को आपको जलाना है, बल्ब कैसे जलेगा। तो बच्चों यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पर जो आपकी बैटरी बनी हुई है वो गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए धन धन सिरे, धनात्मक सिरे क्या है, दोनों एक साथ, ये देखिए यहाँ पर धन, एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए बल्ब बच्चों नहीं जल रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, दीप्त नहीं हो रहा है। यदि हमें बल्ब को जलाना है, बल्ब को प्रकाशित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बल्ब को इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। तो आप इसका चित्र बना लेंगे अपनी कॉपी में और लिख देंगे, 2 लाइनों में इसका जवाब लिख देंगे कि बल्ब को प्रकाशित करने के लिए एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ना होगा। यहाँ पर यही गड़बड़ी है, इसलिए बल्ब हमारा प्रकाशित नहीं होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग दिखाई दे रही कुछ यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम बस आपको बताने। तो विद्युत धारा के 2 प्रभाव कौन से हैं, तो विद्युत धारा का एक है चुंबकीय प्रभाव और दूसरा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बस इतना आपको लिखना है, यह जवाब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 प्रभाव है विद्युत धारा के, एक है चुंबकीय प्रभाव और दूसरा है तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव। चलिए 6वां प्रश्न देखें। इस विंडो को मैं यहां पर लगा दूं कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए, जब किसी तार से धारा को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। बच्चों यदि किसी परिपथ में हम धारा को प्रवाहित करते हैं और वहीं पर वायर के पास एक चुंबकीय सुई रखी हुई है जो स्वयं चुंबक से बनी हुई है, तो जैसे ही करंट बहना वायर में स्टार्ट होता है, तो जो सुई रखी है वो कुछ हिलने सी लगती है, वो हिलने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। तो क्या कारण है इसका, तो देखिए इसका जवाब कैसे आप लिखेंगे। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके तार के निकट रखी
चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो तार के निकट क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो पहले तो सुई हमारी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी थी, तो जैसे ही उसके नजदीक एक चुंबक दिखाया जाए, सही का चुंबक, तार वाला नहीं, तब भी वो सुई हिलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर वही प्रभाव वायर के साथ हो रहा है, यानी कि वायर में भी चुंबकत्व का गुण है। ये आपको प्रदर्शित करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या प्रदर्शित हो रहा है इस प्रश्न में, यदि संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। यानी कि यहां पर स्विच को हम ऑफ कर दिए तो चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस दिशा में वो ठहरी हुई है उसी दिशा में ठहरी रह जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है। तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो रहा था वो नहीं होगा, जिसके कारण से जो चुंबकीय सुई है वह उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। तो इसका जवाब इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दिए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 8वें प्रश्न में। 8वें में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिन्होंने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, समझा है, तो बहुत ही आसानी के साथ इन रिक्त स्थानों को पूरा कर लेंगे। चलिए हम लोग समझते हुए रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस सिरे को दर्शाती है। थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा की थी कि जो लंबी लाइन है वो धनात्मक सिरे को दर्शाती है। तो धनात्मक टर्मिनल को या धन टर्मिनल को प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, धन या धनात्मक, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई राम? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या अधिक विद्युत सेलों के जोड़ने को क्या बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सेलों को हम जोड़ देते हैं तो बन जाती है हमारी बैटरी। यहाँ पर बैटरी आप लिख देंगे और ये जवाब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा रिक्त स्थान है कि जब किसी विद्युत हीटर के बटन को, स्विच को ऑन करते हैं तो इसका जो क्या है, इसका जो तार है, जो इसका एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसका क्या लाल हो जाता है, जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो वो लाल हो जाते हैं, इसमें लिखेंगे एलिमेंट। यस सर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा युक्ति है, इसमें हम लोग जब बात किए थे सुरक्षा युक्त के बारे में, कि घरों में यदि अधिक तेज लाइट आती है, यदि हमारे घर में फ्यूज लगा हुआ है तो उसके कारण से हमारे जो घर के उपकरण है वो बच जाते हैं, क्योंकि तो फ्यूज पहले गल जाता है तो परिपथ को तोड़ देता है, घरों में लाइट सप्लाई को रोक देता है। यहाँ पर आप लिखेंगे सुरक्षा युक्ति को हम लोग विद्युत फ्यूज बोलते हैं। क्या विद्युत फ्यूज आप पढ़ लेंगे। इस तरह से बच्चों 8 प्रश्न हम लोगों ने आज पूरे कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ प्रश्न शेष रह जाएंगे तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कभी कभी जहां टाइम पूरा हुआ तहां बाहर कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य आपको अंकित करना है। इसके सामने, कथनों के सामने क्या लिखना है, सत्य या फिर असत्य।
तो चलिए इनको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कथन क्या कह रहा है। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से, यानी ऋण को जोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? ये बात तो गलत लिखी हुई, तो क्या है? असत्य कथन। ठीक है, असत्य। दूसरा, जब किसी Yes, फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा? वो फ्यूज में जो वायर लगा हुआ है क्या होगा? पिघलकर टूट जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य कथन है, सत्य आप लिख देंगे इस पे। तीसरा देखते हैं, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। ये बात झूठी लिखी हुई है। तो चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनको आकर्षित करेगा चुंबक, जैसा कि सामान्य चुंबक हमारा करता है, प्राकृतिक चुंबक करता है, उसी प्रकार से विद्युत चुंबक करेगा। तो ये बात सही नहीं लिखी हुई है, तो कथन क्या है? असत्य। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये बात सही है, विद्युत चुंबक होता है विद्युत घंटी में। तो इस तरह से इनको बच्चे बड़े आराम से, बड़े आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचड़े के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? तो बात बच्चों ये ठीक नहीं है। आपको पहले से पता है कि चुंबक जो है ना तो प्लास्टिक से चिपकता है, ना तो लकड़ी से चिपकता है, ना तो पत्थर से चिपकता है, ना तो कागज से चिपकता है। तो चुंबक किससे चिपकता है? चुंबकीय पदार्थों से। और चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो प्लास्टिक से चुंबक चिपकेगा नहीं, इसलिए कचड़े के ढेर से हम चुंबक के द्वारा तो लोहे की चीजों को पृथक कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते। इसी का जवाब लिखा हुआ है आपके सामने कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचड़े के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, या फिर प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ, जैसा आप लिखना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में हम लोग बच्चों पहुंच चुके हैं। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर से घर के विद्युत परिपथ की कोई मरम्मत कर रहा है, तो वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर का कारण भी बताना। तो बच्चों, जो तांबा है वो अच्छा विद्युत का चालक माना गया। ठीक है, तांबा विद्युत का अच्छा चालक है, वो विद्युत धारा को रोक के नहीं रखता। तांबे से अच्छा चालक कौन है? चांदी ही हमारी। यदि फ्यूज की वायर के स्थान पर यदि मिस्त्री तांबे का वायर जोड़ता है तो आप उसे मना कर सकते हैं कि भाई ये जब तेज लाइट आएगी तो पिघलेगा नहीं आसानी से, ये करंट को घर तक भेजता ही रहेगा, भले तेज लाइट खंभे से आ जाए, पोल से भले तेज लाइट सप्लाई जारी रहे तो एक अंदर भेज देगा, उपकरण तक हमारे भेज देगा, इसलिए इसे हम नहीं लगाने देंगे। तो विशेष प्रकार के वायर को ही लगाना चाहिए जिसका गलनांक कम है, जो आसानी से पिघल जाए। या फिर उसके विकल्प के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि बहुत पतला सा तांबे का तार ही लगाना है तो बहुत पतला तार आप लगाएं, जिससे वह पिघल जाए, तेज करंट आए तो जल जाए, पिघल जाए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ये ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाए। तांबे का तार विद्युत का अच्छा सुचालक, वह अधिक विद्युत धारा को अपने अंदर से बहने देता है, अतः यह जल्दी तो पिघलेगा नहीं। इसलिए तांबे के तार के फ्यूज के लिए हम सहमत नहीं होंगे, हमें सहमत नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसका जवाब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और बचे हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 12वां। जुबैदा ने चित्र 14.9 एक चित्र बना हुआ है, दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया है। एक बच्ची ने एक सेल का होल्डर यहां बनाया है, इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई परिपथ बनाया।
जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब नहीं जला है। परिपथ में संभावित दोष को आपको पहचानना। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या गड़बड़ी है इस चित्र में? क्यों भाई बल्ब नहीं जल रहा है? इस वायर से एक हमने बल्ब बनाया, इस वायर से और इस वायर से बल्ब को कनेक्ट किया, इसके बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों इसका कारण एक ही हो सकता है। एक मिनट में पेन ले लूं अपने हाथ में। इस प्रकार से जुबैदा ने एक सेल का वो होल्डर बनाया है जिससे बल्ब को कनेक्ट कर रही है। चलिए बल्ब एक यहाँ पर रख लें, इस प्रकार से बना लें बल्ब समझने के लिए। तो जुबैदा ने इसका वायर यहां पर जोड़ दिया, दूसरा वायर यहां से लाके यहां पर जोड़ दिया, इसके बाद भी बल्ब जल नहीं रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों इसका कारण यहाँ पर एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो जुबैदा ने जो सेल लगाए हैं उसके दोनों टर्मिनल क्या हो रहे हैं? एक जैसे हैं। यानी ये तो कौन सा सिरा है? धनात्मक सिरा, और यहाँ पर ऋणात्मक सिरा। इस सेल का धनात्मक सिरा कहाँ पर है? यहाँ पर, और यहाँ है ऋणात्मक सिरा। यानी एक जैसे टर्मिनल सेल के एक साथ हैं, इस कारण से बल्ब प्रकाशित नहीं हो रहा, यानी सेल का सही कनेक्शन नहीं। इसका जवाब आप किस प्रकार दे सकते हैं कि जुबैदा ने दोनों सेलों के ऋण टर्मिनलों को साथ जोड़ दिया, उसे दूसरे सेल का धन टर्मिनल पहले वाले सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। ठीक लिखा हुआ। तो इसी तरह आप इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, ये इरेजर जरा मैं ले लूं, इसको क्लियर कर दिया जाए, नहीं अगले पेज में प्रॉब्लम करेगा। अगले पेज में भी लाइन खींच के आएंगे, तो इसको साफ करना जरूरी है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये आपकी बुक में लास्ट प्रश्न होगा 13। ओके, इस संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में है, स्विच ऑफ की स्थिति में है, तो क्या कोई बल्ब दीप्तमान होगा? जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? ठीक है, इसमें दो जवाब पूछ रहा है प्रश्न आपका। तो पहला जवाब क्या देना है आपको कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो क्या बल्ब जलेगा? तो बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, स्विच बंद है, बटन ऑफ है। तो पहला जवाब आप इस प्रकार लिख दीजिए कि स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा, जलेगा नहीं। दूसरा जवाब पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब पहले जलेगा। ठीक है, जैसे ही बच्चों हम स्विच को ऑन की स्थिति में करते हैं, तारों को जोड़ते हैं, तो बैटरी के नजदीक सबसे पहले जो लगा हुआ है हमारा बल्ब कौन सा है? C वाला बल्ब। तो पहले ये जलेगा, ठीक है, इसके बाद कौन सा? B जलेगा, और इसके बाद एक मिनट, सबसे पहले बच्चों कौन सा जलेगा? C। ठीक है, सबसे नजदीक है C, इसके बाद B, और इसके बाद में A जलेगा। तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो क्रमशः